Good morning, students. Uh, Today we are going to start the next topic of the bearing, the another one that is rolling contact bearings. So let's start with rolling contact bearings. Okay. So uh, rolling contact bearing. In a rolling contact bearing, the contact between the bearing surface is rolling instead of sliding, as in sliding contact bearing. ठीक है, जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में अपन लोग देखते थे कि जो दोनों जर्नल और बेयरिंग उन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया था, दैट वाज जर्नल वाज स्लाइडिंग ऑन द बेयरिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑयल फिल्म की हेल्प से जर्नल बेयरिंग के बीच में स्लाइड करता था. सो यहाँ पे एज सच कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जर्नल विल बी रोल ऑन द बेयरिंग. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन ऑर्डिनरी स्लाइडिंग बेयरिंग sliding bearing starts from rest with the practically metal to metal contact and has a high coefficient of friction. ठीक है, जब अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को जब अपन इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रहता है और हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहता है. स्पीड आने के बाद में उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. लेकिन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग फ्रिक्शन एकदम मिनिमम रहता है. स्टार्टिंग फ्रिक्शन बहुत लो है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एडवांटेज ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग ओवर द स्लाइडिंग बेयरिंग, दैट it has low starting friction. Due to this low starting friction offered by rolling contact bearing, these are called the anti friction bearings. ठीक है, सो इसके वजह से आपका जो बेयरिंग है वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहलाता है. स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से इस बेयरिंग की वर्किंग बहुत इजी हो जाती है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. ठीक है, आपको इनिशियली ज्यादा लोड नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा. जबकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में क्या होता है कि रोटेशन के बाद में फिर उसमें जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, पर इनिशियली वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा रहता है. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग ओवर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स. अपन पहले एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के साथ में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडवांटेज. लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन एक्सेप्ट एट वेरी हाई स्पीड्स. स्टार्टिंग फ्रिक्शन जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि स्टार्टिंग फ्रिक्शन बहुत लो रहता है, रनिंग फ्रिक्शन भी लो रहता है. ठीक है, हाई स्पीड के ऊपर जरूर इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, लेकिन मॉडरेट स्पीड्स पर मीडियम स्पीड्स के ऊपर इसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम रहेगा. सेकेंड एडवांटेज इज एबिलिटी टू विदस्टैंड मोमेंटरी शॉक लोड्स. जो मोमेंटरी शॉक लोड्स हैं जो विद इन अ मोमेंट रिपीट कर रहे हैं या इस टाइप के जो लोड्स होते हैं उनको बहुत इजीली विदस्टैंड कर लेता है. वहां पे सडन लोड जब अगर बीच में आता है रोटेशन के साथ में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में, तो ऑयल फिल्म के ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं. ठीक है, इस वजह से आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है उसमें मोमेंटरी शॉक लोड्स लेने की एबिलिटी एज कंपेयर टू द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, थर्ड वन, एक्यूरेसी ऑफ शाफ्ट अलाइनमेंट. अब यहाँ पे शाफ्ट अलाइनमेंट की एक्यूरेसी बहुत क्लियर रहती है. देखो, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में क्या होता था कि आपका जो बेयरिंग था, ठीक है, आपका जो जर्नल था वो बेयरिंग के बीच में उसके एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होता था, वो थोड़ा सा हटके रहता था क्योंकि ऑयल फिल्म भरी रहती थी. अब इनिशियली जब आपका शाफ्ट रोटेशन में नहीं है उस टाइम पे उसमें जो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो सेंटर से थोड़ा सा डेविएट रहता था, फिर रोटेशन के बाद में वो वहां पे ऑयल फिल्म जनरेट होती थी जिसकी वजह से वर्किंग स्टार्ट होता था. अब यहाँ पे क्या है, शाफ्ट अलाइनमेंट स्टार्टिंग से है, बीच में बॉल्स लगे हुए हैं, शाफ्ट की जो रोटेशन का जो पॉइंट है वो फिक्स रहता है, तो इस वजह से यहाँ शाफ्ट अलाइनमेंट बहुत ईजी हो जाता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एज नो ल्यूब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल सर्विस. यहाँ ल्यूब्रिकेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता. यहाँ पे आपका जो ऑयल का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो आपके रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में नहीं रहता. यहाँ पे बॉल्स रहती हैं या रोलर्स रहते हैं जो इनिशियली स्टार्टिंग से ही फिटेड रहते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम हो जाती है. एक बार आपने बेयरिंग लगाया, देन फॉरवर्ड इट सर्विसिंग में बीच में कभी कभी उसकी ग्रीसिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, बस दैट्स इट. कंटिन्यूअस ऑयल सप्लाई हमको उसको नहीं देना होता है.
नेक्स्ट एडवांटेज, स्मॉल ओवरऑल डायमेंशंस। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसके डायमेंशंस ज्यादा रहते हैं, बड़े डायमेंशंस के ऊपर अपन उसको वर्क कराते हैं, स्मॉल डायमेंशंस में वो वर्किंग नहीं कर पाता। तो लेकिन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स जो है वो छोटे छोटे डायमेंशंस में बहुत इजीली वर्कआउट कर लेता है, स्मॉल डायमेंशंस में बहुत इजीली वर्कआउट कर लेता है। देन नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस। सर्विस की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत इजी है, इसमें सर्विस बहुत इजीली मिल जाती है, इसलिए रिलायबिलिटी इसकी बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इजी टू माउंट एंड इरेक्ट। माउंटिंग और इरेक्शन मींस आपका बैरिंग का इंस्टॉलेशन और डिस इंस्टॉलेशन बहुत इजी हो जाता है इसमें स्लाइडिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के अंदर एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट इज द क्लीनलीनेस। आपका जो बैरिंग है वर्किंग एरिया बहुत क्लीन रहता है, क्योंकि कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अपन एक्स्ट्रा वहां यूज नहीं करते, जिसकी ऑयल का साइड लीकेज या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो इस वजह से इसके क्लीनलीनेस इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स ओवर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस, these are the disadvantages of rolling contact bearing over sliding contact bearing. सबसे पहला, मोर नॉइजी एट वेरी हाई स्पीड्स। हाई स्पीड्स के ऊपर इसमें साउंड बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहता है इसमें, एज कंपेयर टू मेटल मेटल कांटेक्ट कम रहता है, लेकिन कांटेक्ट तो रहता है। तो हाई स्पीड के ऊपर वो कांटेक्ट जो है आपका वो मेटल कांटेक्ट की वजह से नॉइज ज्यादा हो जाती है। लो रेजिस्टेंस टू शॉक लोडिंग। शॉक लोड रहता है तो उसका शॉक लोडिंग के लिए लो रेजिस्टेंस है, मोमेंटरी लोड्स को ये बेयर कर लेता है, लेकिन जो शॉक लोड्स आते हैं, जो सडन लोड्स एकदम से आते हैं, उन्हें बेयर करने में इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मोर इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्टिंग इसमें ज्यादा रहती है, क्योंकि बॉल्स का एक्सपेंडिचर है, बेरिंग का है, रेसेस का है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें जिसका एक्सपेंडिचर रहता है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डिजाइन ऑफ बेरिंग हाउसिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। बेरिंग की हाउसिंग का डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बॉल्स का डिजाइन करना है आपको, बॉल्स के अकॉर्डिंगली लोड निकालना है, रोलर्स के अकॉर्डिंगली लोड निकालना है, इनर रेस है, आउटर रेस है, ये सारी चीजें हैं, रिटेनर्स है, इन सबको होल्ड करते हुए अपने को वर्कआउट करना होता है। सो दीज आर सम mere disadvantages of the rolling contact bearing over sliding contact bearing. Now, moving to the next step, टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। अब टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में अगर अपन बात करें तो अपने पास दो टाइप के बेयरिंग्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द बॉल बेयरिंग, दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज द रोलर बेयरिंग। ठीक है, ये आपका बॉल बेयरिंग है और ये आपका रोलर बेयरिंग है। नाउ द बॉल एंड रोलर बेयरिंग आर कंसिस्ट ऑफ इनर रेस विच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट और जनरल। ये देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस ब्लू पोर्शन, दिस वन इज द इनर रेस। ये ब्लू पोर्शन जो है, दिस इज नोन एज द इनर रेस। ये एक्चुअली बेयरिंग को अपन ने हाफ सेंटर लाइन से कट करके एंड देन उसका ऊपर का आधा सेक्शन अपन ने लिया हुआ है। सो दिस वन इज द इनर रेस एंड एन आउटर रेस विच इज कैरीड बाय द हाउसिंग और केसिंग। दिस वन इज द आउटर रेस। अब जो बॉल्स या रोलर्स हैं वो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में फिक्स रहते हैं। इन बिटवीन द इनर एंड आउटर रेस देयर आर बॉल्स और रोलर्स एज शोन इन द फिगर। देखो, ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है, दिस इज अगेन आउटर रेस, दिस इज इनर रेस, दिस इज आउटर रेस एंड दिस वन इज द इनर रेस। इसके बीच में ये देखो, यहाँ पे बॉल लगी है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। सो इन आउटर रेस और इनर रेस के बीच में आपका बॉल या रोलर फिक्स रहता है, जो कि रोटेशन में आता है। नाउ a number of balls or rollers are used and these are held at the proper distance by retainers so that they do not touch each other. यहाँ पे तो अपन सिंगल सिंगल बॉल एंड रोलर देख रहे हैं, पर एक्चुअली में बहुत सारी बॉल्स और बहुत सारे रोलर्स होते हैं। उन बॉल्स और रोलर्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखने के लिए अपन रिटेनर्स का यूज करते हैं। ये देखो, ये साइड में आपको दिख रही है, हल्का सा ब्रैकेट टाइप का शेप दिख रहा है आपको दोनों साइड में। दीज आर द रिटेनर्स। रिटेनर्स देखा जाए तो एक पतली सी ऐसे पत्ती जैसी होती है, जो कि बॉल और उसके शेप के आउटर शेप की रहती है, जो कि दो बॉल्स को आपस में कांटेक्ट होने से, अपनी जगह से मूव करने से रोकते हैं, उनके बीच का एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखने के लिए हेल्प करते हैं।
The retainers are thin strips and is usually in two parts which are assembled after the balls have been properly placed, properly spaced. ठीक है, रिटेनर्स जैसे मैंने कहा था कि आपको थिन स्ट्रिप्स हैं, दो पार्ट में रहती हैं, ये अपन जब बॉल्स वगैरह पर लगा लेते हैं उसके बाद में फिर अपन रिटेनर्स को लगाते हैं सो दैट बॉल्स अपने आप अपनी पोजीशनिंग ले लें. द बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड फॉर लाइट लोड्स एंड रोलर bearings are used for the heavier loads. अगर मेरे पास लाइट लोड है, कम लोड है, in that case I will use the ball bearing. अगर मेरे पास लोड ज्यादा है, in that case I will use the roller bearing. Now, types of rolling contact bearing depending upon the load to be carried. ठीक है, जो अपना टाइप्स है उसके लोड के अकॉर्डिंगली अगर अपन बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द लोड जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर अपन लोग बात करें, सो जो टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है वो दो टाइप के होंगे. पहला है रेडियल बेयरिंग और दूसरा है थ्रस्ट बेयरिंग. फर्स्ट वन इज दिस रेडियल एंड अनदर वन इज thrust. Now, the radial and thrust ball bearings are shown in figure A and B respectively. ये आपका रेडियल बॉल बेयरिंग है, ये आपका थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है. यहाँ पे ये रेडियल है पहला और ये बी दूसरा थ्रस्ट है. When a ball bearing supports only radial load WR, the plane of rotation of the ball is normal to the center line. ठीक है, ये WR रेडियल लोड है जो सेंटर लाइन है उसके परपेंडिकुलर है. सो जो आपका बॉल का रोटेशन है वो इस सेंटर लाइन के नॉर्मल पे रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर में रहेगा. सो इस टाइप का जो बेयरिंग कहलाता है, दिस इज नोन एज द रेडियल बॉल बेयरिंग. ठीक है, नॉर्मल टू द सेंटर लाइन ऑफ बेयरिंग एज शोन इन फिगर ए. देखो ये फिगर ए में शो किया है, WR आपका रेडियल लोड लग रहा है. नाउ द एक्शन ऑफ थ्रस्ट लोड WA इज टू shift the plane of the rotation of balls as shown in figure B. The radial and thrust bearing load carries simultaneously. अब जब बॉल के जो आपका रोटेशन है या उस बॉल की जो एक्सिस है उसके पैरेलल में जब लोड लगता है, इन दैट केस ये थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होता है. ये जनरली बॉल का जो रोटेशन है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो इस टाइप का जो बेयरिंग कहलाता है, दिस टाइप ऑफ बेयरिंग इज नोन एज द थ्रस्ट बॉल बेयरिंग. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रेडियल बॉल बेयरिंग्स. अपन लोगों ने रेडियल और थ्रस्ट दोनों बॉल बेयरिंग्स देखी. अब सबसे पहले अपन देखते हैं रेडियल बॉल बेयरिंग किस टाइप के होते हैं. सबसे पहला जो रेडियल बॉल बेयरिंग है दैट इज सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग. ये मोस्ट कॉमनली यूज बॉल बेयरिंग है, सबसे ज्यादा अपन इसका यूज करते हैं. नाउ अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग इज शोन इन फिगर ए. ड्यूरिंग असेंबली ऑफ दिस बेयरिंग द रेसेस आर ऑफसेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स आर प्लेस्ड बिटवीन द रेसेस. The races are then centered and the balls are symmetrically located by the use of retainer or cage. The deep groove ball bearings are used due to their high load carrying capacity and suitability for the high running speed. The load carrying capacity of ball bearing is related to the size and number of balls. डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग बहुत सिंपल है. दोनों रेसेस के बीच में जितनी बॉल्स हो सकती हैं अपन उतनी बॉल्स को इंसर्ट कराते हैं एंड देन उन बॉल्स को रेसेस को सेंटर करने के बाद में बॉल्स को सिमेट्रिकली लोकेट करने के लिए उनके ऊपर रिटेनर्स और केज लगा देते हैं. देखो ये इनर रेस है, ये आउटर रेस है, इन दोनों के बीच में ये बॉल लगी है. दिस वन इज अवर इनर रेस, दिस वन इज अवर आउटर रेस जो मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूं. ठीक है, और ये बीच में अपना बॉल है. ठीक है, जितनी बॉल्स हो सकती हैं उतनी बॉल्स अपन उसके अंदर फिट करते हैं और उनको रिटेनर केज से होल्ड करते हैं. अब डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए यूज होता है. ठीक है, जितना ज्यादा हाई लोड के लिए अपन जनरली डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं. ठीक है, हाई रनिंग स्पीड्स के लिए अपन इसका यूज करते हैं. देखो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बॉल बेयरिंग इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ बॉल्स. आपकी बॉल्स का साइज कितना है और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है उसके ऊपर इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है. नाउ सेकेंड वन इज द filling notch bearing. Now the filling notch bearing is shown in the figure. These bearing have notches in the inner and outer race which permits more ball to be inserted than deep groove ball bearing. अब देखो इस बेयरिंग का जो फिलिंग नॉच टाइप बेयरिंग है इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आपको हल्की सी नॉच जैसी दिख रही होगी. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेपर्ड वे में एरिया खुला है जिससे कि अपन बॉल को इसके अंदर इंसर्ट करा सके. ठीक है,
वर्किंग इसकी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग जैसी होती है, लेकिन अपन लोड के अकॉर्डिंगली इसके अंदर बॉल्स को इंसर्ट कराते जाते हैं. द नॉचेस डू नॉट एक्सटेंड टू द बॉटम ऑफ द raceway and therefore the balls inserted through the notch must be forced in the position. देखो नॉचेस जो है सिर्फ हाफ वे तक है, इसमें फुल वे तक नहीं होती, नीचे तक नहीं जाती. सो बॉल जैसे ही आती है वो आपको बीच में, अपन ने जैसे बॉल इंसर्ट की इसके अंदर, तो बॉल को बीच वाले इसमें कहीं ना कहीं पे उसको एकोमोडेट करना पड़ता है. ठीक है. नाउ since this type of bearing contains large number of balls then corresponding unnotched one, therefore it has larger bearing load capacity. इस टाइप के जो बेयरिंग्स है सिमिलर, जो आपका बॉल बेयरिंग रहेगा, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग रहेगा, उससे ज्यादा बॉल्स, ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स कैरी करता है. दैट्स व्हाई इसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो एज कंपेयर टू द रेडियल बॉल बेयरिंग्स ज्यादा होती है. Next one is the angular contact ball bearing. Now, the angular contact ball bearing is shown in figure C. These bearings have one side of the outer race cut away to permit insertion of more balls than in deep groove ball bearing, but without having a notch cut into both races. अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा. ठीक है. जनरली एक नॉर्मल व्यू में अगर मैं देखूं तो जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है वो मेरा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक साइड में जो नॉच है, ठीक है, एक साइड का जो रेस है वो थोड़ा सा कट रहता है, थोड़ा सा उसका स्पेस ज्यादा रहता है. ये इस साइड का जो स्पेस है और ये वाला जो है ये थोड़ा सा ऊपर से बुक में थोड़ा सा एकदम बहुत पास दिया क्योंकि बॉल छोटी है. इसको अपन ये मान के चलो कि ये यहां से कटा हुआ है, कुछ नॉच ना बनाते हुए स्ट्रेट अवे यहां से कटा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बॉल इंसर्ट कराने की स्पेस हो जाती है और आगे की तरफ ये कम रहेगा. तो आधे पोर्शन में इसका जो रेस है वो थोड़ा सा कटा रहेगा, जिससे कि अपन एक साइड से बॉल्स इंसर्ट करा सके. लेकिन इसमें नॉच नहीं बनी होती है, आपका टेपर्ड नॉच जो है वो टेपर्ड नॉच नहीं होती है, एंगुलर कट बना रहता है. ठीक है. इसीलिए इसमें अपन जितनी ज्यादा बॉल्स है उनका इंसर्शन अपन उस कट से जो रेस है उससे अपन इंसर्ट करा सकते हैं. ठीक है. नाउ अब ये रीजन क्यों अपन ने इसका, दिस परमिट्स द बेयरिंग टू कैरी रिलेटिवली लार्ज लोड इन वन डायरेक्शन while also carrying a relatively large radial load. ठीक है. अब इसमें अपन इसको लगाने के लिए एक साइड में जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड को ज्यादा बेयर करने के लिए अपन इस बेयरिंग को यूज करते हैं कि एक्सियल लोड अगर लग रहा हो तो उस एक्सियल लोड को बेयरिंग के लिए मैं ये लगा रहा हूं. साथ ही साथ इसमें रेडियल लोड भी अपन कैरी कर सकते हैं. तो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड्स को जहां पे बेयर करना है वहां अपन एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं. नाउ द एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग इज यूजुअली यूज्ड इन पेयर्स सो दैट थ्रस्ट लोड मे बी कैरीड इन आइदर डायरेक्शन. ये जनरली पेयर्स में यूज करते हैं अपन लोग, क्योंकि थ्रस्ट लोड देखो दोनों साइड से आता है. थ्रस्ट लोड आपका इस तरफ से भी आएगा और इस तरफ से भी आएगा. जब लोड इस तरफ से आएगा तो ठीक है, ये बॉल जो है वो आगे की तरफ नहीं निकल पाएंगी, लेकिन जब लोड इधर से जाएगा तो ये बॉल जो है वो बाहर निकलने के चांसेस है. तो इसीलिए सिमिलर वे में अपन दोनों साइड में अपन की बॉल्स को सिमिलर वे में दोनों साइड अपन होल्ड करके रखते हैं, सो दैट अगर दोनों साइड से लोड लगे तो एक साइड का जो बॉल है वो इस लोड को बियर कर ले. ठीक है. तो इसीलिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग्स जो है वो अपन लोग जनरली पेयर्स में यूज करते हैं. Next is the double row bearing. Now, a double row bearing is shown in figure. These bearings may be made with radial or angular contact between the balls and races. ठीक है. ये डबल रो बॉल बेयरिंग है, इसमें दो बॉल्स डली रहती हैं. ठीक है. दो बॉल्स रहेंगी. The double row bearing is appreciably narrower than two single row ball bearings. ठीक है. जो दो सिंगल रो बॉल बेयरिंग्स हैं उनसे ये थोड़ा सा कम रहता है. थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसकी, ये वाली, this width is comparatively less than single row deep groove ball bearing. जब मैं दो सिंगल रो बॉल बेयरिंग्स लगाऊंगा उसकी विड्थ और इसकी विड्थ का अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होगी. और लोड कैपेसिटी की बारे में बात करें तो लोड कैपेसिटी इज स्लाइटली लेस देन ट्वाइस ऑफ सिंगल रो बॉल बेयरिंग.
ठीक है। सिंगल रो बॉल बेरिंग की ट्वाइस से थोड़ी सी कम रहती है लोड बेरिंग कैपेसिटी। बाकी अगर मेरे को जहां पे स्पेस कम है और दो बेरिंग्स लगाने की जरूरत पड़ रही है सिंगल रो, लेकिन मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उस जगह में सिंगल रो डीप रो बॉल बेरिंग की जगह पे डबल रो बॉल बेरिंग को यूज करना मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ रेडियल बॉल बेरिंग इज सेल्फ अलाइनिंग bearing. Now, a self-aligning bearing is shown in figure. These bearings permit shaft deflections. These bearings permit shaft deflection within 2 to 3 degrees. It may be noted that normal clearance in ball bearing are too small to accommodate any appreciable misalignment of the shaft relating to the housing. अब सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स अपन वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे को शाफ्ट अलाइनमेंट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, या शाफ्ट अलाइनमेंट को थोड़ा सा मेरे को अलाउंस देना है कि भाई 1-2 डिग्री का अपन वहां पे थोड़ा सा क्लियरेंस रखे कि शाफ्ट में अगर अलाइनमेंट में अगर कहीं पे 1/2 डिग्री का 2 डिग्री का फर्क आ रहा है तो वो अलाइनमेंट ये बियर कर जाए। तो जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है वो 2 से 3 डिग्री का शाफ्ट डिफ्लेक्शन जो है उसको परमिट कर देता है, 2 से 3 डिग्री के डिफ्लेक्शन को वो होल्ड कर लेता है। ठीक है। Now, if the unit assembled with shaft misalignment present, then the bearing will subjected to load that may excess of design value and premature failure may be occur. अगर आपकी शाफ्ट में मिसअलाइनमेंट है और बेरिंग मिसअलाइनमेंट में असेंबल करते हैं, तो उस केस में जो आपका नॉर्मल बेरिंग है उसके प्री मैच्योर फेल्यूर के, मतलब उसका जो लोड है उससे पहले ही उसके फेल्यूर के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए वहां पे अपन लोग जनरली सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग यूज करते हैं जहां पे अलाइनमेंट का इशू आता है। अब दो टाइप के सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स आते हैं। ठीक है। एक्सटर्नली सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, इन एन एक्सटर्नली सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग द आउटसाइड डायमीटर of the outer race is ground to a spherical surface which fits in the mating spherical surface in housing. ठीक है। एक्सटर्नल में जो बाहर का जो रेस है उसका जो सरफेस है उसको अपन एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर अपन ने स्फेरिकल डायमीटर में उसको अपन ने ग्राउंड कर दिया है, स्फेरिकल शेप में रखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अंदर वाला जैसे ही थोड़ा सा मूव होता है तो वो अपना यहाँ पे एकोमोडेट कर लेता है। सेकेंड वन इज द इंटरनल सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। इन दिस केस ऑफ इंटरनल सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग द इनर surface of outer race is ground to spherical surface. ठीक है। इधर सरफेस जो है आउटर रेस का उसको अपन स्फेरिकल में ग्राउंड करते हैं। द आउटर रेस में बी डिस्प्लेस थ्रू स्मॉल एंगल विदाउट इंटरफेयरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बेरिंग। द इंटरनल सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग इज इंटरचेंजेबल विद अदर बॉल बेरिंग्स। ठीक है। तो आउटर रेस का इनर सरफेस को अपन लोग ग्राउंड करते हैं सो दैट जो मिसअलाइनमेंट है उसको वो इजीली होल्ड ऑन कर सके। ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेडियल बॉल बेरिंग्स, है ना। रेडियल बॉल बेरिंग्स के बाद में अब अपन आगे आते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस एंड डेजिग्नेशन ऑफ अ बॉल बेरिंग। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन और डेजिग्नेशन मालूम होना चाहिए। बेसिकली जब भी अपन मार्केट में बॉल बेरिंग को खरीदने के लिए जाते हैं तो अपन ये नहीं बोल सकते कि मेरे को बॉल बेरिंग चाहिए। बॉल बेरिंग का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है। उस पर्टिकुलर नंबर से अपन लोग उस बॉल बेरिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हर चीज का स्टैंडर्डाइज्ड एक साइज रहता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन रहता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो टी शर्ट्स वगैरह मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज रहता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 4 एक्सएल, इस टाइप से साइज बढ़ते जाते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द कैरिंग कैपेसिटी और लोड, इसका जो साइज है वो अलग अलग होता है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि बेरिंग के जो डायमेंशंस हैं और डेजिग्नेशंस हैं वो अपन किस टाइप से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। नाउ अब अगर अपन बेरिंग की बात करें तो डायमेंशंस that have been standardized on an international basis are shown in figure. These dimensions are function of the bearing bore, the series of bearing, and the standard dimensions are given in millimeters. There is no standard for size and number of steel balls. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेरिंग है उसमें अपन बोर का साइज, बोर मतलब ये इनर डायमीटर जो है अपना, ये मैंने बोर शो करके रखा हुआ है यहाँ पे, आउटसाइड डायमीटर एंड विड्थ, इनके जो डायमेंशंस हैं वो फिक्स रहते हैं। स्टैंडर्ड बॉल के साइज और रोलर्स के साइज का अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, सारे डायमेंशंस मिलीमीटर्स में रहते हैं। नाउ द बेरिंग इज डेजिग्नेटेड बाय अ नंबर। अगर मैं बेरिंग की बात करूं तो वो एक नंबर से डेजिग्नेट होता है। इन जनरल द नंबर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डिजिट
Additional digits or letters are used to indicate the spherical special features, example deep groove, filling notch, etc. ठीक है। बेरिंग की अगर अपन बात करें तो बेरिंग 3 डिजिट के नंबर से बना रहता है, 3 डिजिट नंबर रहता है। चौथा डिजिट जनरली उसकी जो स्पेशलिटी है, उसकी जो एक्स्ट्रा फीचर है, उसको शो करने के लिए बनता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बेस के ऊपर। नाउ द लास्ट 3 डिजिट्स will give the series and bore of the bearing। जो बेरिंग के लास्ट के 3 डिजिट है, फॉर एग्जांपल 105, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, या सॉरी 105 नहीं, अपन बात करते हैं 306 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। सो ये 3 डिजिट का जो नंबर है, इस 3 डिजिट के नंबर के बेसिस के ऊपर मैं बेरिंग का जो डेजिग्नेशन है वो शो कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेरिंग जो है इसका नंबर है 306, तो ये 306 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो तीनों डिजिट है ये बेरिंग का बोर और उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये चीज को डिपेंड करते हैं। नाउ द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम 04 ऑनवर्ड्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव द बोर डायमीटर इन mm। आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं, ये वाले, ये जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं, जब ये 4 से ज्यादा रहेंगे, 04, ठीक है, 4 से ज्यादा रहेंगे, मतलब 305, 306, 307, 8, 9, 10, वट एवर इट इज, इन दैट केस व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इट विल गिव द बोर डायमीटर। अब जैसे मैंने 306 बियरिंग लिया है, तो 06 इंटू 5, 6 पंचे 30, so 30 mm is the bore diameter of this particular bearing। इससे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा जो मेरा बेरिंग का जो बोर डायमीटर है दैट इज 30 mm, 30 mm का मेरा बोर डायमीटर आ गया, ठीक है। इससे ये मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा। नाउ द थर्ड फ्रॉम द लास्ट डिजिट डेजिग्नेट द सीरीज ऑफ द बेरिंग। जो तीसरा डिजिट है ये वाला, कहां गया, ये वाला तीसरा डिजिट है ये वाला, दिस डेजिग्नेट्स द सीरीज ऑफ द बेरिंग। ये बेरिंग की सीरीज को शो करता है, मतलब बेरिंग किस सीरीज का है। अब सीरीज कौन कौन सी है बॉल बेरिंग की? सबसे पहली है एक्स्ट्रा लाइट, देन मीडियम, देन हैवी। ये 4 सीरीज हैं। 4 सीरीज में एक्स्ट्रा लाइट की सीरीज है 100 की, 1 से चालू होती है, ठीक है, मतलब 105, 108, 190, 196, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा लाइट सीरीज के बेरिंग कहलाएंगे। लाइट सीरीज 200 से स्टार्ट होती है, सो 203, 205, 208, 210, ये सारे के सारे बेरिंग्स लाइट सीरीज के हैं। मीडियम सीरीज 300 से स्टार्ट है, तो सारी की सारी जो बेरिंग्स ये वाले हैं, these will be given under the मीडियम सीरीज, ठीक है। ये मीडियम सीरीज से स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने जो बेयरिंग लिया है 306, दिस इज द मीडियम सीरीज, और लास्ट है हैवी 400 वाली, जो 400 से चालू रहेंगे, 405, 406, 412, 450, इस टाइप के जो बेयरिंग्स रहेंगे, दीज विल बी द ऑफ हैवी लोड सीरीज, ठीक है। तो लोड के अकॉर्डिंगली इनकी सीरीज डिजाइन की गई है। एक्स्ट्रा लाइट 100 की रेंज रहेगी, लाइट 200 की, मीडियम 300 की, और हैवी 400 की। तो जो अपन ने 306 बेयरिंग लिया हुआ है, ये 306 बेयरिंग जो है वो मीडियम सीरीज का है, और इसका बोर डायमीटर हो जाएगा 30 mm, ठीक है। सो इस टाइप से हर बेयरिंग का नंबर और डेजिग्नेशन जो है वो अलॉट रहता है। ओके, नाउ अब कुछ चीजें अपने को रिमेंबर करनी है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे इफ अ बेयरिंग डेजिग्नेटेड बाय द नंबर, जो मैंने अभी दिया था एग्जांपल 305, मैंने 6 लिया था, इन्हें 305 लिया है, इट मींस दैट द बेयरिंग इज ऑफ मीडियम सीरीज हुज बोर इज 5 into 5, दैट इज 25 mm। मीडियम सीरीज का बेयरिंग है, 5 into 5, 25 mm का इसका बोर हो गया। नाउ द एक्स्ट्रा लाइट एंड लाइट सीरीज आर यूज्ड वेयर द लोड्स आर मॉडरेट एंड शाफ्ट साइजेस आर कंपैरेटिवली लार्ज एंड ऑल्सो वेयर अवेलेबल स्पेस इज लिमिटेड, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट और लाइट सीरीज अपन वहां यूज करते हैं जहां पे मॉडरेट लोड्स रहेंगे और शाफ्ट साइजेस जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज रहेगा, एंड ऑल्सो वेयर द अवेलेबल स्पेस इज लिमिटेड। छोटी जगहों के लिए अपन लोग जनरली लाइट सीरीज यूज करते हैं,
Now the medium series has a capacity of 30 to 40% over the light series. तो मीडियम सीरीज की जो कैपेसिटी है वो लाइट सीरीज के 30 से 40% की ऊपर की रहती है। जितना अपना लाइट सीरीज है उससे 30-40% ज्यादा की कैपेसिटी जो है वो आपका लाइट सीरीज करेगा। एंड हैवी सीरीज है 20-30% कैपेसिटी ओवर द मीडियम सीरीज। ठीक है, 20 से 30% जो मीडियम सीरीज के 20 से 30% की कैपेसिटी ज्यादा आपकी हैवी सीरीज की रहेगी। ठीक है, दिस सीरीज इज नॉट एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ये जो हैवी सीरीज है वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए ज्यादा यूज नहीं होती है, अपन जनरली वहां पे मीडियम सीरीज का ही यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। नाउ अब थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की अगर अपन बात करें तो thrust ball bearing are used for carrying the thrust loads exclusively and at speeds below 2000 rpm। अगर 2000 rpm से नीचे की स्पीड है तो वहां के लिए अपन लोग जनरली थ्रस्ट बेयरिंग्स यूज करते हैं। एट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कॉजेस द बॉल्स टू फोर्स आउट ऑफ द रेस। ठीक है, हाई स्पीड के ऊपर जो बॉल्स हैं वो रेसेस के बाहर आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो बॉल्स के रोटेशन के परपेंडिकुलर में रहता है। ठीक है, रेडियली उसमें नहीं रहेगा। ठीक, जैसे therefore the high speed is recommended that angular contact ball bearing should be used in place of thrust bearing। thrust bearing की जगह अपन angular contact ball bearing यूज करें। देखो हाई स्पीड पे चल रहा है, जब ये रोटेशन में आएगा, ठीक है, ये इस टाइप से रोटेट होगा और ये डायरेक्शन में इसमें लोड लग रहा है। तो हाई स्पीड में जब रोटेट होगा तो ये जो बॉल्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर भागने की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से थ्रस्ट बेयरिंग को अपन हाई स्पीड पे नहीं चला पाते। यहीं पे अगर एंगुलर बॉल बेयरिंग रहेगा तो यहाँ पे क्या है, ये यहां से क्लोज्ड है और ये साइड से ओपन है। जबकि एंगुलर बॉल बेयरिंग क्या होगा कि एंगुलर बॉल बेयरिंग आपका इस जगह से क्लोज्ड रहेगा, यहां से ओपन रहेगा। जब रोटेशन होगा तो बॉल इस तरफ जाएगी तो रेस उसको होल्ड करके रखेगा। दैट्स वाई थ्रस्ट बेयरिंग पे हाई लोड स्पीड्स के लिए अपन लोग एंगुलर बॉल बेयरिंग्स का यूज करते हैं। Okay, now the thrust bearings may be of single direction, flat face shown in the figure A and double direction with flat place shown in the figure B। ये single direction के लिए है और ये double direction के लिए है। Now next is the types of roller bearings। अब देखो बॉल और रोलर बेयरिंग्स में डिफरेंस क्या है। बॉल बेयरिंग्स में अंदर बॉल रहती है, रोलर बेयरिंग्स में अंदर रोलर रहते हैं। रोलर्स मींस आपके सिलेंडर्स, एक टाइप से सिलेंड्रिकल शेप रहता है। जब इसका अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं तो बॉल बेयरिंग में पॉइंट आता है और जबकि रोलर बेयरिंग्स में लाइन आती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि रोलर बॉल बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। नाउ फर्स्ट इज द सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। नाउ अ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग इज शोन इन फिगर ए। This bearing have short rollers guided in a cage। These bearings are relatively rigid against radial motion and have lowest coefficient of friction of any form of heavy duty rolling contact bearing। Such type of bearing is used for high speeds। Now cylindrical roller bearings आप लोग डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्लियरली मेंशन हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट रोलर है जो कि आउटर रेस और इनर रेस के बीच में रोटेट करेगा। ठीक है, ये गाइडेड रोलर्स रहते हैं जिसको कि अपन केज से होल्ड करते हैं। रिटेनर्स यहाँ नहीं रहती, यहाँ केजेस रहती हैं, वायर केजेस जो कि इन रोलर्स को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, ये जो रोलर्स हैं ये लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ में वर्क करते हैं। हैवी ड्यूटी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स रहते हैं, हैवी ड्यूटी लोड्स के लिए यूज करते हैं अपन लोग, और रेडियल मोशन के लिए रिजिड रहते हैं ये। सच टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स आर यूज्ड इन हाई स्पीड सर्विसेज। हाई स्पीड सर्विस पे अपन लोग सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। नाउ अ स्फेरिकल रोलर बेयरिंग इज शोन इन फिगर बी। दीज बेयरिंग्स आर सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स। ठीक है, ये सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स हैं। Self-aligning feature is achieved by grinding one of the race in the form of sphere। These bearings can normally tolerate the angular misalignment in order of plus minus 1.5 degrees, and when used with double row of rollers, these can carry thrust load in either directions। ठीक है, रोलर्स को अपन ने थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे कर्व करा दिया है, साथ ही साथ इसके रेसेस को भी अपन ने हल्का सा सिलेंड्रिकल कर्व दिया है, सो दैट प्लस माइनस 1.5 डिग्री, मतलब 1.5 डिग्री इन आइदर साइड में 1.5 डिग्री का जो लोड है
ये इजीली बेयर कर सकते हैं, ठीक है। और थ्रस्ट लोड्स को होल्ड करने के लिए अपन जब इसको डबल रो में यूज करते हैं तो ये थ्रस्ट लोड्स को भी इजीली बेयर कर लेते हैं। नाउ next is the needle roller ball bearing. The needle roller ball bearing is shown in figure. These bearings are relatively slender and completely filled in the space so that neither a cage nor a retainer is needed. These bearings are used when heavy loads are to be carried out with an oscillatory motion. Example, piston pin bearings in a heavy duty diesel engine where the reversal of motion tends to keep the roller in correct alignment. नीडल रोलर बेयरिंग जो है वो आपका नॉर्मल सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे जो रोलर है वो बहुत पतला रहता है और लंबी लेंथ का रहता है। यहाँ पे आपको इसमें जो है वो ये रोलर और सिलेंड्रिकल रोलर के इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो रोलर है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। एक्चुअल में देखेंगे तो नीडल जैसे पतले रोलर्स रहते हैं, जैसे आपकी की नीडल हो, कोई सुई हो, उसके ऐसे पतले और लंबे रोलर्स रहते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। साथ में टाइटली पैक रहते हैं सो दैट यहाँ पे बिल्कुल चीज को जो आपकी बीच की स्पेस है उसको कंप्लीटली होल्ड कर सके। और हैवी लोड्स के लिए अपन लोग इनका जनरली यूज करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा हैवी लोड्स और ऑसिलेटरी मोशंस आ रहे हैं, उस टाइप के एरियाज में अपन लोग इनको जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द टेपर्ड रोलर बेयरिंग। नाउ द टेपर्ड रोलर बेयरिंग इज शोन इन फिगर डी। नाउ द रोलर्स आर raceway of these bearings are truncated cones whose elements intersect at the common point. Such type of bearing can carry both radial and thrust loads. अब टेपर्ड रोलर बेयरिंग जो है वो आप देखो यहाँ पे रोलर्स को जो है वो एक एंगुलर टेपर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर है, ये एंगल अपन यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच का। अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में एक एंगल है। इस एंगल की वजह से ये रेडियल और थ्रस्ट लोड्स दोनों को होल्ड करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड के लोड्स को अपन इसको इजीली बियर करा सकते हैं। These bearings are available in various combinations as double row bearing and with different cone angles for use different relative magnitudes of radial and thrust loads. ये bearings अपना सिंगल रो और डबल रो दोनों में अवेलेबल रहते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आपका जो थ्रस्ट बेयरिंग है, थ्रस्ट लोड है या रेडियल लोड है, उनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंगली अपन इसके साइजेस में भी अपने को मिलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल अपन लोग रेडियल बेयरिंग्स की लोड रेटिंग्स और डिफरेंट चीजें देखेंगे, आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। उसकी लाइफ कैसे निकालते हैं, वर्किंग आवर्स कैसे निकालते हैं, रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, डेटा बुक में से मेरे को कैसे सिलेक्शन करना है इसका, ये सारी चीजें अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं कोई चीज समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पिंग कर सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं, सो दैट अपन उससे क्लैरिफिकेशन को आगे करेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड वंस अगेन, एक बार और अपना थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, जिससे कि कल ये चीजें याद रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। आज के लिए अपन अभी इतना ही, बाकी वी विल मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग so that we can go for the next topic of the roller ball bearing. Okay students, thank you very much, bye.